हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 नुओन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए दूसरी बार बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं। इसके अंदर एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में, ठीक है ना, जो कि आएगा टॉपिक, एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिन्होंने पूरे इंडिया के लोगों को ना, मतलब एक अंदर से ना झकझोर दिया था। एक तरीके से हम लोग बोलते हैं ना गूज़बम्प्स मोमेंट, क्योंकि मतलब ऐसे कैसे हो गया यार, मतलब इतना ऐसा भी कर सकते क्या, ऐसे ब्रिटिश लोग ऐसा कर सकते क्या, ब्रिटिश लोग ऐसे निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्या उनके अंदर थोड़ा भी डर नहीं है? क्या उनके अंदर थोड़ा भी मतलब दूसरे के लिए लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है? तो ये सब चीज जो है ना, आज इस स्टोरी से पता चलेगा, जिसका नाम है जलियांवाला बाग मैसेकर। ये शायद आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जलियांवाला बाग में एक चीज हुआ था। वो क्या हुआ था इस स्टोरी में पता चलेगा, लेकिन उसके पहले 2 टॉपिक और पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, जो कि ऑलरेडी हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, हमने बताया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है, और महात्मा गांधी के थोड़े से हिस्ट्री के बारे में हमने जाना कि साउथ अफ्रीका में थे, वहां पे क्या हुआ, फिर वो इंडिया में आए, किसने बुलाया था, गोपाल गोखले ने जो बुलाया था इनको यहाँ पे, देखा इंडिया में घूमा कि यार इंडिया में बहुत बुरा हाल है। उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और आंदोलन का जो मेन हथियार था उनका, क्या था हथियार, बंदूक तलवार? क्या था? नहीं, बंदूक तलवार नहीं था। जो मेन हथियार था गांधी जी का, वो था ट्रुथ, ठीक है ना, जस्टिस, नॉन वायलेंस, यानी बिना किसी लड़ाई के, नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं करना है, अहिंसा, ठीक है ना, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का हमने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी, और हमने जो डिस्कस किया था फिलोसफी क्या है सत्याग्रह का, तो लेक्चर नंबर पहले जाके देख लेना, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत हिस्ट्री के बारे में मजेदार चीज है इसमें। तो फिलोसफी पढ़ लिया हमने, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के सत्याग्रह हमने किया है। हमने नहीं, महात्मा गांधी ने, ठीक है। हिस्ट्री क्या है वो हम जानेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, जैसा मैं बोलता हूँ, प्लेलिस्ट आप चेक करते रहो, क्योंकि वहां पे आपके बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो प्रेजेंट है। साइंस पूरा कंप्लीट हो चुका है 8th स्टैंडर्ड के लिए, 8 क्यों, पूरे स्टैंडर्ड के लिए, 7th 8th 9th 10th चारों के लिए कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स जो है आपका लगभग 50% 60% कंप्लीट हो चुका है। सब वीडियोस प्रेजेंट है, जो नए वाले हैं वो हम लोग बना रहे हैं डेली आप लोग के लिए, आपको मिलते रहेंगे। तो आप बस अच्छे से कंटिन्यूअसली देखते रहना, प्यार देते रहना अपना, और सपोर्ट करते रहना, बस यही आपसे उम्मीद है। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज जो जैसे मैंने बोला कि आज हम क्या पढ़ने वाले, शुरुआत में हम पढ़ेंगे सत्याग्रह के कौन कौन से टाइप थे। तो सबसे पहला जो सत्याग्रह यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या है, इसके बारे में हम लोग, चंपारण सत्याग्रह, ये शायद ये वर्ड आपने सुना होगा, चंपारण। तो चंपारण जो जगह है, ये जो चंपारण, ये जो वर्ड दिख रहा है, ये एक जगह का नाम है, जो कि है बिहार में, ठीक है ना। नॉर्मली आप जानते होंगे यूपी बिहार, तो बिहार में चंपारण करके एक जगह है। वहां के जो फार्मर्स थे, ठीक है ना, फार्मर्स जो थे चंपारण रीजन के, उनको एक तरीके से फोर्स किया जाता था, मतलब जबरदस्ती किया जाता था कि आप अपने खेत में इंडिगो को उगाओ। आप बोलोगे कि सर इंडिगो क्या होता है? इंडिगो का मतलब होता है नील। नील मतलब सुना है आपने, नील, हिंदी में इसको नील बोलते हैं, ठीक है, नील। अब नील का हिंदी में मीनिंग जो होता है वो होता है, आप देखो व्हाइट जो कपड़े होते हैं हमारे, ठीक है ना, व्हाइट जो कपड़े होते हैं उसमें हम लोग क्या डालते हैं, 4 बूंद डाला नीला उजाला, ऐसा कुछ तो है ना डायलॉग एक, तो वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो हम जैसे ही उसके अंदर वो नील डालते हैं तो हमारे व्हाइट कपड़े जो है वो हल्के ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। और ये शायद आपने देखा होगा, जो मोस्टली हमारे घर में जो मम्मी होती है ना, जो जैसे मेरी मम्मी भी है, तो कुछ जो बनियान होते हैं या फिर जो थोड़े व्हाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्का नील जो होता है ना, वो डालोगे ना, तो क्या हो जाता है, एक तरीके से ब्राइटनेस बढ़ जाता है, उसका चमक जो बढ़ जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नील, अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, आप बता देंगे नील क्या होता है। तो नील जो होता है ना, वो एक सॉलिड जैसा, एक ब्लू कलर का एक क्रिस्टल जैसा चीज होता है, जैसे नमक होता है ना, कड़क कड़क इतने बड़े बड़े, उसको फोड़ते हैं, तो वैसे नील होता है। तो नील की खेती होती थी, मतलब अभी भी होती होगी, लेकिन पहले जमाने में काफी ज्यादा होती थी। तो ये जो चंपारण के लोग थे बिहार में, उनको फोर्स किया जाता था कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो नील को उगाओ। तो जो कल्टीवेटर्स थे वो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते थे, क्योंकि इन्हें जो नील है वो बहुत ज्यादा नहीं बिकता था। चावल गेहूं थोड़ी है कि लोग इसको फटाफट खरीद लेंगे, फटाफट बिक जाएगा, ऐसा तो है नहीं। चावल गेहूं का, खाने वाली चीजों का डिमांड था, ये नील ज्यादा तो यूज होता नहीं था पहले के जमाने में। तो नील जो था वो फोर्स किया जाता था उनको कि आप जो है नील उगाओ। तो जो वहां के जो लोग थे ना, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम होने लगा फाइनेंशियली, यानी कि वो पैसे नहीं अर्न कर पाते थे, अपनी जिंदगी को नहीं चला पाते थे, ठीक है ना। और साथ ही में जो गांधी जी जो थे,
इनका एक बहुत बड़ा योगदान क्यों है, क्योंकि सत्याग्रह है तो ऑब्वियसली गांधी जी तो रहेंगे। तो गांधी जी का यहां पे योगदान ये है कि वो चंपारण गए 1917 में, 1917 में देखो यहां पे ध्यान से सुनना। चंपारण में क्या हुआ कि फिर ये प्रॉब्लम जब हुआ तो गांधी जी ऐसे ही चंपारण चले गए। तो चंपारण जब गए उन्होंने ये सब चीज देखा, तो उन्होंने फार्मर्स को चंपारण को ऑर्गेनाइज किया, एक तरीके से बुलाया और कुछ बातें बोली उनको, और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, अब इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, अब इसके खिलाफ हम सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सत्याग्रह करेंगे। एंड ये चीज जब गांधी जी ने बोला तो सब लोग उन्होंने उनका सपोर्ट किया और उन्होंने सत्याग्रह वहां पे शुरू कर दिया। तो इस तरीके से तो जो गांधी जी का जो सबसे पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, मतलब सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह इज नथिंग बट ए एक्ट। सत्याग्रह एक ऐसी कला है जो एक तरीके से हम अपनी आजादी मांग रहे हैं, लेकिन पीसफुल तरीके से। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ये ब्रिटिश तू आजादी नहीं कर देगा हमको, तू इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा, हम तेरे को काट देंगे, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं मैं। हम शांति से, हम क्या करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम आंदोलन पे बैठ जाएंगे, ठीक है ना, हम शांति तरीके से करेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन ब्रिटिश खुद छोड़ के चले जाएंगे हमारे देश को कि क्या हो रहा है ये सब चीज। तो ऐसा उनका मकसद था गांधी जी का, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया और इसी से उनका जो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो सक्सेसफुल हो पाया, यानी कि कहीं ना कहीं उन लोगों को वहां पे जस्टिस मिल गया, यानी न्याय जो है उन लोगों को यहां पे मिल गया। और इसीलिए इस सत्याग्रह का जो नाम है वो रख दिया गया चंपारण सत्याग्रह। ये हो गया पहली कहानी, ठीक है ना। अब दूसरी कहानी पे आते हैं, सत्याग्रह की दूसरी कहानी। तो जो दूसरी कहानी है उसका नाम है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा क्या है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो जलियांवाला बाग का आएगा तो वो मजा आएगा, ठीक है ना। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह क्या है, तो खेड़ा नॉर्मली एक जगह है, नॉर्मली खेड़ा डिस्ट्रिक्ट शायद आपने सुना होगा। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्टली जो आता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो एग्जैक्टली आता है वो आता है गुजरात में, ठीक है ना। तो गुजरात में जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे यूजुअली क्या होता था कि बहुत ज्यादा फमाइन आ गया था एक टाइम पे, ठीक है ना। अब फमाइन नॉर्मली क्या होता है आप जानते हैं ना, फमाइन का मतलब होता है कि लाइक खाने पीने की कमी हो जाना, मतलब क्रॉप्स नहीं उग पा रहे हैं, एग्रीकल्चर ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो जब नहीं हो पा रहा था यहाँ पे क्रॉप्स जो है पूरी तरीके से फेल हो गए थे, खेती वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो फिर भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहां पे लैंड टैक्स लगा के रखी थी। आप जानते हैं लैंड टैक्स, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है कि अनाज हो या ना हो, हर किसान को अपने जमीन का जो टैक्स होता है वो सरकार को, यानी कौन सी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता है। आपने पिक्चर भी देखा होगा इसके ऊपर बनिए, 3 गुना लगान देना पड़ेगा, ये वाला पिक्चर देखा होगा ना आपने। तो यहां पे लैंड टैक्स के नाम पे लगान देना पड़ता था। लगान यानी कि टैक्स, लगान मतलब क्या होता है, टैक्स होता है। तो आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी फार्मर्स की खेती नहीं हो पा रही है, वो क्रॉप नहीं उगा पा रहे, वो खुद के खाने के वांदे, वो बेचेंगे कहां से, तो वो टैक्स कहां से भर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ही प्रॉब्लम है। तो ये देखते हुए बहुत ज्यादा उनको कठिनाइयां होने लगी, फार्मर्स लोग बड़े दुखी थे। तो ये जब गांधी जी ने देखा तो गांधी जी ने बोला कि चलो यहां पे भी हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, यानी कि सत्याग्रह करेंगे। लोगों से बात किया, लोगों से मिला और गांधी जी ने वहां का जो लीडरशिप था वो अपनाया। यानी कि जब लोग गांधी जी के पास आए कि हमारी हेल्प कीजिए, तो ये चीज गांधी जी ने एक्सेप्ट किया और गांधी जी ने बोला कि हम इसके खिलाफ भी क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे। एंड धीरे धीरे जब सत्याग्रह जब स्टार्ट हुआ, आंदोलन हुआ, तो फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट को यह बात समझ में आ गई एंड फिर गवर्नमेंट ने ये जो लैंड टैक्स था ये हटा दिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये आंदोलन क्या किया, लड़ाई झगड़ा किया क्या, नहीं, चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने टैक्स को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, लैंड टैक्स को हटा ही दिया वहां से। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हो गया 2 टाइप के सत्याग्रह। अब इसके अलावा बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे सत्याग्रह है, लेकिन एक इंसिडेंट यहां पे बताना चाहूंगा जो कि है अहमदाबाद का वर्कर मूवमेंट। ठीक है ना, अहमदाबाद में एक वर्कर का मूवमेंट हुआ था, ठीक है ना, अहमदाबाद मूवमेंट। अब देखो इसको ध्यान से, इसकी स्टोरी क्या है। तो अहमदाबाद मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली क्या होता था कि उस जमाने में जो अहमदाबाद या फिर गुजरात वगैरह होते थे वहां पे फैक्ट्रीज वगैरह बहुत होते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था 1914 से 1918-19 तक हुआ था ना जो, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो बहुत ज्यादा, उसके बाद जो था लोगों की हालत बहुत ज्यादा पसली हो गई थी। अब पसली मतलब क्या होता है, हालत खराब हो जाना, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर समझ जाओ कि देश में युद्ध का माहौल है, हर चीजें बंद हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब समझ लो अगर कोई 10 रुपए का चावल अगर बिक रहा है, मतलब 10 रुपए किलो अगर चावल बिक रहा है ना, तो जब इन्फ्लेशन आएगा ना, यानी वर्ल्ड वॉर के बाद, अगर मतलब आना तो नहीं चाहिए, मैं तो इमेजिन करता हूं कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, ठीक है ना, बट ऐसा होगा तो नहीं। तो अगर ऐसा समझ लो होता है ना वर्ल्ड वॉर 3, तो आज जो हम लोग 50 रुपए किलो चावल खरीद के खाते हैं ना, 50 रुपए चलता है ना चावल आज के रेट में,
तो 50 रुपीज जो चावल खरीद के खाते हैं ना, वो शायद 5,000 रुपये किलो बिकेगा। तो नॉर्मल इंसान खरीद नहीं पाएगा। और वही हाल हुआ था उस टाइम पे जब ऐसा हुआ, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं था, तो वो महंगी चीजें कहां से खरीद पाएंगे, और लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो मिल वर्कर्स ने बोला कि आप क्या करो, मतलब उनके मालिकों से, ये जो वर्कर्स लोग थे, ये जो कंपनी में काम करने वाले जो लोग थे, ये वर्कर्स लोग थे, उन्होंने अपने मालिक को कहा, फैक्ट्री के मालिक को कहा कि आप हमारा सैलरी जो है वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, हमें कुछ चीज़ खरीदनी है, कुछ अपनी जरूरत की चीज़ खरीदनी है, तो हम नहीं खरीद पा रहे, तो आप हमारा सैलरी बढ़ाए। लेकिन वो जो ओनर था वो तो सुनेगा नहीं, मैं क्यों बढ़ाऊँ सैलरी, ऐसा बोला। तो उसने सैलरी नहीं बढ़ाया। तो यही जब चीज़ें गांधी जी के पास पहुंची, तो गांधी जी ने एडवाइस दिया और वर्कर्स को यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करने बोला, हंगर स्ट्राइक करने बोला, यानी भूख हड़ताल जो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। भूख हड़ताल आपको पता ही है, बहुत सारे लोग आज भी इसको अपनाते हैं। तो भूख हड़ताल करने के लिए बोल दिया गांधी जी ने। वर्कर्स लोग चुपचाप उनकी बात मान के भूख हड़ताल करने लगे। एंड कुछ ही टाइम के बाद जो वर्कर्स के जो ओनर थे, वो जो कंपनी का ओनर था, उसने सैलरी बढ़ा दिया, फटाफट एक्सेप्ट कर लिया और सैलरी बढ़ा दिया लोगों की, वर्कर्स की सैलरी बढ़ गई। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है जो हमें बताता है कि गांधी जी का जो तरीका था वो बहुत ही बेहतरीन था, जिसके वजह से कोई लड़ाई झगड़ा खून खराबा कुछ नहीं होता था, बस सिंपल तरीके से जो चीजें होती थी वो हो जाती थी। अब आता है यहाँ पे जो टॉपिक जिसका मैं आपको इंतजार करवा रहा था, एक बहुत ही अच्छा सत्याग्रह है जिसको हम लोग बोलते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह अगेंस्ट किसके खिलाफ? राउलेट एक्ट। ये क्या है? ये जो राउलेट एक्ट है, इसका मैं स्पेलिंग करेक्ट कर दूं पहले, राउलेट, ठीक है ना। राउलेट एक्ट एक कानून था, एक नियम बनाया गया था, बहुत ही डेंजरस नियम बनाया गया था, उसके खिलाफ सत्याग्रह पूरे देश में शुरू हो गई थी। तो वो क्या था? तो बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे इंडियन जो थे, उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प की थी इस क्योंकि देखो ब्रिटिश भी, मतलब हमारी जो ब्रिटिश इंडिया थी, हमारा नाम क्या था पहले? अंग्रेज के जमाने में हमारी कंट्री का नाम था क्या था? ब्रिटिश इंडिया। हम इंडिया नहीं थे, हम ब्रिटिश इंडिया थे। तो ब्रिटिश इंडिया थे यानी इंडियंस, तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिश के जो आर्मी था, नेवी था, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें बहुत सारे इंडियंस भी काम करते थे। तो इन शॉर्ट हमारा हेल्प था ब्रिटिश को कहीं ना कहीं। तो इंडियन ने सोचा कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, जब जो चीजें होंगी ना, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, और इंडियंस के लिए खास कर पे बहुत अच्छी होने लगी, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि हमारे इंडियंस को आराम दिया जाएगा, हमारे इंडियंस को शायद इंडिपेंडेंस मिल जाए। और ये सब चीज़ हमने इंडियंस ने ऐसा सोच के रखा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और बदले में उल्टा बहुत सारी चीज़ें हो गई। हर जगह महंगाई बढ़ा दी गई, टैक्सेस बढ़ गए, ठीक है ना, और बहुत सारी प्राइजेस बढ़ गए, और इसके वजह से हमारे जो आम जनता थे, जो आम इंसान थे उस जमाने में, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगा था। तो इसके बाद क्या हुआ, और यही सब चीज़ के खिलाफ लोग जो है ना वो उतरना शुरू हो गए थे कि यार हमें मतलब आज़ादी दो। एक तो ये तो चल ही रहा था पूरे देश में आंदोलन कि हमें आज़ादी चाहिए, फ्रीडम के लिए हमें स्ट्रगल करना है, लेकिन उसके अलावा जो टैक्सेस और जो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, उसके खिलाफ भी लोग आंदोलन कर रहे थे। तो इसको सप्रेस करने के लिए, इसको दबाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो थी एक कमिटी बनाई थी, और वो कमिटी जो था वो अपॉइंट किया गया था अंडर सिडनी राउलेट। एक इंसान थे जिसका नाम था सिडनी राउलेट। देखो ये जो राउलेट एक्ट जो है ना, वो एक इंसान के नाम पे बनाया गया, और ऑब्वियसली हर एक्ट एक इंसान के नाम पे ही होता है। तो सिडनी राउलेट एक इंसान थे, उसकी कमिटी बनाई गई, उसके अंडर में कमिटी बनाई गई, वो उनके लीडर थे नॉर्मली, और उनके हिसाब से बहुत सारे रिकमेंडेशन के हिसाब से बहुत सारे लॉ जो है बनाए गए थे। एंड वो लॉ जो है ये बनाया गया था राउलेट एक्ट। ये जो नियम दिख रहा है आपको, राउलेट एक्ट, ये नियम बनाया गया था। एंड इस नियम के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, कि अगर कोई भी इंसान अपने घर से निकलता है, ठीक है ना, तो घर से निकलता है वो भी, और दूसरी चीज ये है कि मतलब आप अगर कुछ काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट की जब मर्जी आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी कॉज। समझ में आ रहा है? मतलब इतना खतरनाक नियम था ये। तो नॉर्मली क्या हो गया, क्या था, ये एक्ट ऐसा था कि गवर्नमेंट कैन अरेस्ट एनीबडी, गवर्नमेंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, और विदाउट एनी वारंट, और मतलब कोई रीजन के बिना। मतलब जैसे कि हमको गिरफ्तार कोई क्यों करेगा, मतलब समझ लो मेरे को पुलिस पकड़ के लेके गई, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अगर मेरे को बाई चांस समझ लो पुलिस पकड़ के लेके गई, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, तो मैंने कुछ गुनाह किया रहेगा तभी पकड़ के लेके जाइए। आज के डेट में मैं पूछूंगा तू मेरे को क्यों पकड़ के लेके जा रही है भाई, तू रीजन बता पहले। पुलिस को पूछूंगा ना मेरा रीजन क्या है, मैंने क्या क्राइम किया है, मेरे को बता। वो बोलेगी हाँ तूने ये क्राइम किया तो चल लेके जा। लेकिन उस जमाने में जो राउलेट एक्ट जो निकाला गया था, वो इसलिए निकाला गया था कि लोग डरे रहे, अपने घर में छुप के बैठे रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ भी कर लो या फिर कुछ नहीं भी कर रहे हो, तो भी क्या पता पुलिस के जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स है उनके मूड में आए और आपको अरेस्ट करके लेके चलेगी, और रीजन भी नहीं देगी, क्योंकि उसमें रूल में लिखा गया था राउलेट एक्ट में कि विदाउट एनी रीजन भी हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा खतरनाक चीज था, ठीक है। और यही चीज को रोकने के लिए, और पहली बात तो ये भी था कि लोग डर भी गए थे इस चीज के वजह से, एक तरीके से समझ लो इमरजेंसी जैसा हाल हो गया था, लोग घरों से निकलना डर रहे थे। लेकिन इस चीज को रोकने के लिए कुछ लोग सामने आए, और इस
जो रूल को, ये जो एक्ट है ना, इसको ब्लैक एक्ट का नाम दिया गया। ब्लैक एक्ट का मतलब होता है काला कानून। आपने एक आंदोलन का नाम तो सुना होगा, काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो। ये आंदोलन की एक गूंज जो है ना आज भी गूंजती है, लेकिन उस जमाने में बहुत ज्यादा गूंजती थी। तो ब्लैक एक्ट था, राउलेट एक्ट। तो लोग परेशान थे इससे कि यार हमने क्या बिगाड़ा है आपका, हमको चैन से जीने दो। तो नॉर्मली इसके खिलाफ बहुत ज्यादा आंदोलन पूरे देश में होने लगे जब गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था पूरा नेशन। नॉर्मली जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जो पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था, वो किसके अंडर में था? महात्मा गांधी के अंडर में था। तो महात्मा गांधी ने कहीं ना कहीं यहां पे एक तरीके से आप बोल सकते हो एक लीडरशिप ली हुई थी। तो इन्होंने बोला कि हम स्ट्राइक करेंगे, हम आंदोलन करेंगे अलग अलग जगह पे यहाँ पे। एंड साथ ही में हड़ताल हर जगह हो रहा था। हड़ताल यानी कि एक तरीके से आंदोलन जिसको हम लोग बोलते हैं, स्ट्राइक जिसको बोलते हैं। तो हर जगह स्ट्राइक वगैरह हो रहा था। तो नॉर्मली गांधी जी ने क्या किया, इसके खिलाफ एक सत्याग्रह को लॉन्च किया 6 अप्रैल 1919 में। यहाँ पे उन्होंने इंडियंस को बोला कि आप हड़ताल करो, पूरे देश में चक्का जाम होना चाहिए। चक्का जाम मतलब वैसा चक्का जाम नहीं, ठीक है ना, हड़ताल होना चाहिए, नॉर्मली आंदोलन होना चाहिए, पूरे देश की आवाज उठनी चाहिए, तब जाके ये आवाज ब्रिटिश तक पहुंचेगी और तब जाके ये ब्रिटिश लोग ये कानून को रद्द करेंगे और ये एक्ट को खत्म करेंगे। तो ऐसा ये सब बहुत बड़े लेवल पे एक्ट जो है वो होने लगा, ठीक है, काला कानून को वापस लेने के लिए। तो बहुत जगह होने लगा, हर देश में मतलब पूरे देश के अलग अलग कोने में होने लगा, हर स्टेट में होने लगा। लेकिन यार इसी बीच में ना एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हो गया। अब आते हैं रियल कहानी पे, जो मैं आपको स्टार्टिंग में जो बोला ना, एक बहुत ही अच्छा मैं कहानी सुनाऊंगा। और वो जो कहानी है वो है जलियन वाला बाग, ठीक है ना, जलियन वाला बाग। एक बाग है, बाग मतलब बगीचा बोल सकते हो, या फिर एक जगह का नाम है बाग, जलियनवाला बाग। कहां पे है? अमृतसर में। ये तो बहुत लोग जानते भी होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी शायद आप लोग ने सुनी भी होगी, नहीं सुनी होगी तो आज सुन लेना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे सुन के। तो जलियनवाला बाग मैसाकर यानी एक तरीके से क्या बोलूं उसका वर्ड का मीनिंग। तो जलियनवाला बाग एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है हमारे देश में कि आज भी हम उनके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो जलियनवाला बाग मैसाकर में क्या हुआ? तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि आंदोलन शुरू कर दिया गया, महात्मा गांधी ने बोल दिया कि आपको हड़ताल करना है हर जगह। तो लोग जो है अलग अलग जगह पे हड़ताल करने लगे, आंदोलन होने लगे, लोग इकट्ठा होने लगे एक साथ मिलकर। इधर गवर्नमेंट ने रूल निकाला हुआ है कि आप इकट्ठा मत हो, साथ में मत घूमो, नहीं तो ये सब चीजें हो जाएगी, आपके खिलाफ आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और इधर पे सब लोग आपस में स्ट्राइक करने लगे। समझ में आ रहा है बात मेरी? यानी गवर्नमेंट ने बोला कि आप बाहर मत निकलो और आप स्ट्राइक कर रहे हो। इतने सारे लोग 500 हजार लोग एक साथ मिलकर रोड पे निकल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये सब चीज बहुत ज्यादा होने लगा। और उस टाइम पे जो अमृतसर था, जो कि पंजाब में आता है, आपको पता ही है, पंजाब में आता था और पंजाब हमारा बहुत बड़ा था। आज के डेट में जो पाकिस्तान का भी एरिया है ना, वो भी पंजाब में ही आता था लगभग, बहुत सारा। बाद में अलग हो गया 1947 के बाद, छोड़ो उसको, जाने दो। तो अमृतसर पंजाब में था। तो उस टाइम पे पंजाब में भी बहुत ज्यादा इस चीज की जो क्रेज थी वो बहुत ज्यादा थी, यानी कि जो आंदोलन है एकदम जोरों से चल रहा था पंजाब में, अमृतसर में। तो अमृतसर में नॉर्मली क्या हुआ, बहुत ज्यादा मेन सेंटर हो गया था। और यही सब चीज देखते हुए पंजाब में बहुत ज्यादा होने के कारण ना, वहां के जो गवर्नर थे, वहां के बहुत सारे जो मिनिस्टर्स थे, गवर्नर थे, मिनिस्टर मतलब गवर्नर एक तरीके से बोल लो, उन्होंने गांधी जी को बैन कर दिया। क्या बैन किया कि आप पंजाब के प्रोविंस में नहीं आ सकते, प्रोविंस में आपको नहीं इजाजत है, आप पंजाब में एंटर नहीं हो सकते थे। तो एक जनरल थे, जनरल एक तरीके से हम लोग गवर्नर जिसको बोलते हैं, तो जनरल थे जिनका नाम था जनरल डायर नाम के व्यक्ति थे। तो उन्होंने नॉर्मली बैन कर दिया था किसको? गांधी जी को तो किया हुआ था, लेकिन साथ में उन्होंने बैन कर दिया था अमृतसर में कि कोई भी मीटिंग नहीं होगी, पॉलिटिकल लेवल की कोई भी मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग दंगे कर रहे थे। दंगे मतलब वो वाले दंगे नहीं, मैं अपने वर्ड्स को वापस लूंगा, दंगे नहीं बोलना चाह रहा था मैं, आपको बोलना चाहता था हड़ताल, जो स्ट्राइक कर रहे थे, जो एक तरीके से आंदोलन जो चल रहा था इसके खिलाफ, काला कानून के खिलाफ, तो वो लोग कर रहे थे। तो ऑलरेडी बहुत खतरनाक सिचुएशन हो चुका था पंजाब में, अमृतसर में। तो यहां पे उन्होंने बैन कर दिया था कि कोई भी मीटिंग नहीं होगी। और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स भी शामिल थे, जैसे कि डॉक्टर सत्यपाल थे एंड डॉक्टर किचलू थे। तो इनका भी आना बहुत ज्यादा यहां पे डिफिकल्ट हो गया था और उनको अरेस्ट कर दिया था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट कर दिया गया था। और उसमें जो हड़ताल वगैरह जो हो रहा था ना अमृतसर में, पंजाब में, तो इसके सिलसिले में उनको अरेस्ट करके अंदर डाल दिया गया था तब तक। अब क्या होगा, अब नॉर्मली लोग तो और ज्यादा वायलेंस हो गए थे, लेकिन वायलेंस मतलब ऐसा नहीं था कि वायलेंस करना है, क्योंकि महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहे थे तो कोई वायलेंस नहीं कर रहे थे, लेकिन एक वाइल्ड तरीके से कि हम आंदोलन कर रहे थे। तो एक इंसिडेंट हुआ नॉर्मली ऑन द 13 अप्रैल 1919, ये डेट आप लोग याद रख लेना, 13 अप्रैल 1919, बहुत ही खतरनाक डेट था। तो अप्रैल में 13 अप्रैल 1990 में बैसाखी का दिन था। आपको पता है बैसाखी एक फेस्टिवल होता है पंजाब के लोगों का। तो बैसाखी में जलियनवाला बाग एक जगह है। तो यहां पे जो जनरल डायर थे, ये जो जनरल डायर थे ना, इन्होंने एक ऑर्डर पास किया। क्या ऑर्डर पास किया कि जनरल डायर ने बोला कि पहली बात तो उन्होंने जो ये थे लोग को वार्निंग देके रखा था पहले से कि घरों से मत निकलो, लेकिन लोग फिर भी आंदोलन कर रहे थे। तो जलियनवाला बाग में नॉर्मली एक आंदोलन चल रहा था, उसमें मोर देन 500 1000 पीपल प्रेजेंट थे। तो जनरल डायर ने क्या किया, अपने पूरी
एक तरीके से फौज के साथ, मतलब पूरी फौज नहीं, कुछ आर्मी ऑफिसर्स या फिर बोल सकते हो पुलिस ऑफिसर्स के साथ वो जगह पे पहुंचे, कहां पे, जलियांवाला बाग में पहुंचे। उसकी चारों बगल जो है वो पैक था, यानी कि वो एक ऐसा जगह था जहां पे चारों बगल पैक था, सिर्फ एक मेन गेट हुआ करता था। वो मेन गेट को बंद करवा दिया और अपने आर्मी ऑफिसर्स को बोला आप बिंदास गोलियां बरसाओ। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, बिंदास फायरिंग हुई दोस्तों, क्योंकि जनरल ये जो डायर था ना, ये व्यक्ति था ना, इसको गाली देने का मन करता है, ठीक है ना, सॉरी फॉर द वर्ड, लेकिन यार ये ऐसा व्यक्ति था जिसने अंधाधुंध फायरिंग करवाई हम इंडियंस के ऊपर। हम जो पंजाब में जो उस वक्त के लोग जो चुपचाप आंदोलन कर रहे थे, चुपचाप आंदोलन क्या होता है, क्योंकि गांधी जी का फॉलो कर रहे थे, हम थोड़े ना मार रहे हैं किसी को, हम तो चुपचाप आंदोलन ही कर रहे हैं कि काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो। लेकिन फिर ये जो ओडायर था, ये जनरल डायर था, उसने क्या किया, फायरिंग करवा दी। और कितने राउंड्स फायरिंग हुई पता है, सोल्जर्स को बोल के फायरिंग करवाई बिंदास, और जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हुई ना तब तक वो गोली मारते रहे बेचारे इंसानों को, बेगुनाह लोगों को। और लगभग 1660 राउंड्स फायर हुए। समझ में आ रहा है दोस्तों कितना होता है ये, 1660 बार फायरिंग हुई, गोली समझ लो, 1660 राउंड्स फायर हुए एंड 1660 बार फायरिंग करने के बाद वहां पे लगभग एक साथ 400 लोग मर गए दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, एक साथ 400 लोग, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड तो 400 बोलता है, लेकिन मुझे पता है या फिर आप लोगों को भी शायद पता होगा स्टोरी, हमें बहुत जगह से सुनाई देता है कि मोर देन 1000 पीपल मरे थे, ऐसा लोग बोलते हैं। मे भी शायद मैं रॉन्ग हो सकता हूं, मैं भी कहीं ना कहीं से सुना था कि मोर देन 1000 लोग मरे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं कि मोर देन 400 पीपल वहां पे मारे गए एक साथ, क्योंकि ये जो डायर था उन्होंने अपने सोल्जर्स को आदेश दिया था कि बिंदास फायरिंग करो, ये लोग नहीं सुनने वाले, बिंदास। और कोई वार्निंग भी नहीं दी कि हम आपके ऊपर फायरिंग करने वाले, आप यहां से निकल जाओ, आंदोलन बंद करो, नहीं तो हम आपको फायर कर देंगे, आपको गोली मार देंगे, ऐसा बोला भी नहीं, सीधा फायर कर दिया। और इतने सारे मासूम लोग, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थे, फीमेल्स भी थे, और कुछ बूढ़े लोग थे, और कुछ जवान लोग भी थे, मर गए बेचारे इस जलियांवाला बाग में। और इसीलिए आज के डेट में ये जो जलियांवाला बाग है दोस्तों, इसका जो मैसाकर है, आज भी हम हिस्ट्री में एक बहुत ही खतरनाक और ब्लैक डे टाइप पे बोल सकते हैं हम लोग, कि इसमें इतने सारे लोग एक साथ मर गए। और आज तक गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए हमारे इंडिया को माफ़ी भी नहीं मांगा है कि यार हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो ये जो जनरल डायर है ये बहुत ही क्रूएल था, ठीक है ना, इसने सब कुछ कर दिया। तो यहाँ पे, और उसके बाद एक चीज और क्या हुआ पता है, जैसे 400 पीपल तो मर गए, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको गोलियां लगी थी और वो जख्मी थे, वाउंडेड थे। तो नॉर्मली उसके बाद ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाने से क्या होता है कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, बाहर निकला अरेस्ट कर दिया जाएगा या फिर गोली मार दी जाएगी। उस जमाने में ऐसा था दोस्तों, तो सब डरे थे, लोग की मदद करने के लिए कोई नहीं जा पाया। यहाँ पे गिने चुने कुछ लोग जा पाए जो ब्रेव थे, और उसमें से जो एक ब्रेव थे वो थे उधम सिंह, और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अगर आपने देखा नहीं होगा तो जाके देख लेना, बहुत ही इंस्पायर हुआ। रिसेंटली मैंने देखा 2 या 3 दिन पहले, बहुत ही अच्छा लगा, गूज़बम्प्स आ गए, बहुत अच्छी मूवी है, देख लेना जाके। तो कर्फ्यू में गिने चुने लोगों ने हेल्प की, जैसा मूवी में दिखाया गया है, जो स्टोरी है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि हेल्प किया, लेकिन एक बहुत ही क्रूएल चीज़ हुआ जो हमने देखा अपने लाइफ में। तो कर्फ्यू लगा दिया, जिसके हेल्प से बहुत सारे लोग टाइम पे मदद करने नहीं पहुंच पाए, और जिनको थोड़ा बहुत चोट लगा था वो भी बेचारे तड़प तड़प के मर गए, दर्द से मर गए। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। और जो जनरल थे, ये जो माइकल ओडायर जो था ना, माइकल डायर, ठीक है ना, माइकल ओडायर, तो गवर्नर थे पंजाब का, ठीक है ना, तो इसने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हाँ मैंने ही ये सब चीज़ करवाया है। तो जनरल जो थे, जनरल माइकल ओडायर, जो रिस्पॉन्सिबल था मैसेकर का, फिर पूरे इंडिया में इसके खिलाफ आंदोलन होने लगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ होने लगा, और इसके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, हड़ताल होने लगे। फिर रविंद्रनाथ टैगोर एक टाइटल दिया, उनका नाम रखा, टाइटल का नाम रखा सर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। एंड साथ ही में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मतलब नॉर्मली इंडियंस ने जब फोर्स किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरीके से, इंडियंस ने डिमांड किया इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों हुआ ये, इंक्वायरी कराओ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हंटर कमीशन को अपॉइंट किया था। तो ये सब चीज़ बात की कहानी है, ये हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाया, लेकिन मैं फिर भी अभी थोड़ा अंदर से अजीब तरीके से महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हम देखो आज के डेट में जो है ना, वो शायद इन लोगों के सैक्रिफाइस की वजह से, क्योंकि वो ज़माने में जब ब्रिटिश तो थे, उसके पहले मुगल्स थे, वो जाने दो, लेकिन हम ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश लोग ने इतना क्रुएलिटी हम पे दिखाया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐसी क्रुएलिटी कि बिंदास गोली बरसा दी। सोचो यार, इमेजिन करो कि काश, मतलब शायद अगर हम होते उसके जगह पे तो हमें क्या महसूस होता। सोचो कि हम कहीं बैठे हैं एक साथ ग्रुप में और हमारे ऊपर कोई आके बिंदास गोलियां बरसा रहा है, तो कैसा फील होगा। वही फील इन लोग ने किया होगा, और 400 से ज़्यादा लोग मरे गए होंगे। सोचो, तो बहुत बुरा फील होता है आज के डेट में। भले हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन फिर भी
जो जख्म हमें मिला है वो शायद उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों बस इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करूंगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पेशेंसली। मैंने आज एक बहुत ही बेहतरीन आपको स्टोरी सुना है और उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा सुन के कि यार हमारे हिस्ट्री में कितने सारे लोग ने कितना योगदान दिया है, सैक्रिफाइस किया है हमारे लिए, और ये चीज़ हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, लाइफ को आगे लेके चलनी चाहिए। तो इसके साथ आज का वीडियो समाप्त करूंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आगे, वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 दोस्तों मैं आपके लिए फटाफट से लेकर आ जाऊंगा आने वाले टाइम में। इसके साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा, स्टोरी कैसा लगा है आपको प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है दोस्तों, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना यार, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और एक बेल आइकन होता है साथ में, सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।